नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे कंसाना जी हों, चाहे सिंधिया जी हो, तो उनसे एक बार पूछिए कि आपके लिए जब हमारे बच्चे आपके पास आरक्षण के लिए गए। रुस्तम सिंह जी एक बात कहते हैं कि हमने मुसलमानों को कब्रिस्तान दिया। अरे जिंदा में कुछ दे देते, हमें कम्युनिटी हॉल दे देते, कि मरने के बाद हमें कब्रिस्तान दिया। पर 3.37 लाख करोड़ का कर्ज है, और इसको अगर कोई दूर कर सकता है तो आने वाली सरकार कमलनाथ जी, वरना हमारी सरकार चरमरा के टूट जाएगी। शिवराज सिंह जी ने जब पुलिस भर्ती हुई तो 6000 पुलिस भर्ती में 600 जो हमारे जवान घूम रहे थे उनको नौकरी मिलना चाहिए थी, वो आरक्षण खत्म कर दिया। ये सैनिकों के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात था, और जब इसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाई, शायद आप में से सारे लोगों को मालूम होगा, क्योंकि ग्वालियर के अंदर हमारे इन पूर्व सैनिकों ने बहुत सारे आंदोलन किए। ये जितने भी आपके नेता दिख रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी दिख रहे हैं, ये अभी आपके बड़े बड़े नेता जो आपके सामने खड़े हुए हैं, सिंधिया जी, सबके पास जाकर उन्होंने गुहार लगाई, किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। और जब उन्होंने आंदोलन किया तो उनके ऊपर चार्ज लगाकर उनके ऊपर पुलिस केस करा दिए, जो अभी भी उनके ऊपर कायम है। हमारे केंद्र की सरकार ने और हमारे राज्य की सरकार ने किसी को भी इज्जत रहने लायक नहीं छोड़ा है। जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला है, उन्होंने वो सब कुछ करने की कोशिश करी जिससे राज्य को बर्बाद कर सकते हैं। आज हालत ये है कि कोई भी शासन कार्य नहीं कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको केंद्र के बारे में और मैं आपको राज्य के बारे में बता सकता हूं, पर क्योंकि यहाँ बहुत सारे बोलने वाले हैं और अभी कन्हैया कुमार जी भी आ रहे हैं, वो बहुत लोकप्रिय नेता हैं, सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पकड़ते हैं, तो मैं आपसे आज सेना के बारे में बात करूँगा। बहुत सारे सैनिक हैं हमारे इस एरिया के अंदर, पर आप जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो बहुत बड़े 4 काम किए हैं, उनमें से पहला है सेना का राजनीतिकरण करना। मैं आपको बताऊंगा कैसे। दूसरा है सेना को अपमानित करने की कोशिश करना। तीसरा है सेना को कमजोर करने की कोशिश करना। और चौथा है सैनिकों के लिए कोई ना कोई खराब काम करना। बहुत सारी चीजें मैं आपसे 2 बातों में बात करता हूं। पहला है अग्निवीर। आज हमारे क्षेत्र से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे घर ऐसे मिलेंगे जिसमें या तो कोई सैनिक मौजूद है, या कोई पूर्व सैनिक रहता है, या उसका कोई ना कोई रिश्तेदार रहता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा जो चंबल एरिया है, जिसे हम बड़े गर्व के साथ नाम लेते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक इस जगह से जाते हैं। और आपको इस पर हम सबको बहुत गर्व है, और ये जान के बहुत दुख होगा कि इन्होंने जो अभी अग्निवीर योजना चलाई है, जिसके अंदर ये सैनिकों को 4 साल के लिए लेते हैं, उससे 2 काम बहुत बड़े हो रहे हैं। पहली बात, हमारी सेना कमजोर हो रही है, और दूसरी बात, हमारे बच्चे जो सेना के अंदर अपना कैरियर बना सकते थे, अपना भविष्य बना सकते थे, अभी 4 साल जाने के बाद, वापस आने के बाद बेरोजगार होकर के घूमते रहेंगे। और हमारी सेना जो विश्व की सबसे अच्छी सेना मानी जाती है, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूं, कारगिल युद्ध का। कारगिल के अंदर अगर आप लोगों को याद हो, हमारे बहुत सारे सैनिक यहाँ से थे और बहुत सारे सैनिक शहीद हुए। दुश्मन ने, पाकिस्तान ने हमारी जितनी पहाड़ियाँ हैं, 1971 के एक्ट के हिसाब से हम दोनों के अंदर ये मशवरा हुआ था कि जब वहाँ सारी पहाड़ियाँ बर्फ से घिर जाती हैं तो नवंबर दिसंबर में सेनाएं वापस आ जाएंगी और मार्च में दोबारा जाके अपनी पोजीशन ले लेंगी। उसने उसको तोड़ा और मार्च में हमारे जाने से पहले जाकर के वहाँ पर बैठ गया, और उसके बाद में उसने उन सब चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया। अब हालत ये थी कि यदि हमें श्रीनगर से ले जाना है तो वो हमारा रास्ता पूरी तरह रोक सकता था। हमारी सेना के पास चुनौती थी कि उन सारी पहाड़ियों के ऊपर होने वाली चोटियों को पाकिस्तानियों से खाली कराएं। आप जरा सब सोचिए कि आप कोई लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ ऊपर पहाड़ी के ऊपर सारी पहाड़ियों को हमारा दुश्मन बैठा हुआ है। जब आप यहाँ से लड़ाई करने के लिए जाएंगे, जब आप यहाँ से अटैक करने के लिए जाएंगे, तो हर आदमी को ये मालूम होता है कि हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ने के बाद वापस आएंगे या नहीं आएंगे किसी को नहीं मालूम। उसके बाद भी हमारी सेना ने पूरी मेहनत के साथ लड़ाई की और एक एक चोटी को खाली कराया और हमें विजय दिलाई। दुनिया में कोई भी सेना ऐसा काम नहीं कर सकती। ये हमारी सबसे अच्छी सेना है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए अच्छे सैनिक,
हमें चाहिए उनकी अच्छी ट्रेनिंग, हमें चाहिए उनका एक्सपीरियंस। जब एक सैनिक बनता है तो सारी ट्रेनिंग के बाद में जब वो बॉर्डर्स पर अलग अलग जाता है तो कम से कम 7-8 साल बनने के बाद में वो एक अच्छा सैनिक बनता है। और अगर आप 4 साल के अंदर उसको बना रहे हैं, उसको वहाँ भेज रहे हैं, तो वही हालत होगी कि अग्निवीर के 2 अभी हमारे सिपाही थे, वो जिस जगह पे भेजे गए उनके वो बेचारे शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद इनको ये नहीं पता था कि इनको ग्रेजुएटी कहाँ से दें, इनको पेंशन कहाँ से दें, इनके परिवार को बाकी पैसे कहाँ से दें। इस बार आपाधापी में इन्होंने एक को दे दिया, लेकिन इसकी कोई योजना नहीं है। अगर इस तरह से होगा तो आप सोचिए ये 4 साल वाले हमारे सैनिक क्या करेंगे। ये उनकी सोच है, बहुत सारी जगहों के अलावा। दूसरी बात, हमारे जितने भी सैनिक होते हैं आप सब जानते हैं, हमें अपनी आर्मी को यंग रखना है, जवान रखना है। इसके लिए क्या होता है कि हमारे सैनिक 17 साल की 15 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर हो जाते हैं। उस समय उनकी उम्र होती है 35 साल से 37 साल से 40 साल। ज़्यादातर जो सूबेदार मेजर नहीं बनते, वो जब वापस आते हैं तो उनको आरक्षण दिया जाता है। और ये आरक्षण मध्य प्रदेश में नहीं, सारे प्रदेशों में और सारी दुनिया में दिया जाता है। अगर आप अमेरिका जाएं तो जो आदमी अपने देश के लिए सेना के अंदर होकर आता है, उसके नेम प्लेट कार के ऊपर लिखा है वेटरन। अगर वो किसी जॉब के लिए कहीं जाता है और जो क्वालिफिकेशन उस जॉब के लिए मांगी गई है वो उसके पास है, तो किसी और का इंटरव्यू नहीं लेते, इतनी इज्जत दी जाती है। हमारे शिवराज सिंह जी ने जब पुलिस भर्ती हुई तो 6000 पुलिस भर्ती में 600 जो हमारे जवान घूम रहे थे उनको नौकरी मिलना चाहिए थी, वो आरक्षण खत्म कर दिया। ये सैनिकों के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात था। और जब इसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई, शायद आप में से सारे लोगों को मालूम होगा, क्योंकि ग्वालियर के अंदर हमारे इन पूर्व सैनिकों ने बहुत सारे आंदोलन किए। ये जितने भी आपके नेता दिख रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी दिख रहे हैं, ये अभी आपके बड़े बड़े नेता जो आपके सामने खड़े हुए हैं, सिंधिया जी, सबके पास जाकर उन्होंने गुहार लगाई, किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। और जब उन्होंने आंदोलन किया तो उनके ऊपर चार्ज लगाकर उनके ऊपर पुलिस केस करा दिए, जो अभी भी उनके ऊपर कायम है। ये है भारतीय जनता पार्टी का एक रुख, जो ये कहते हैं कि हम बड़े राष्ट्रीय हैं, हम बड़े राष्ट्रवादी हैं, और दूसरी तरफ इस तरह से काम करते हैं। सैनिकों को देख के ताली बजवाते हैं। ताली बजाना आसान है, लेकिन जब उनके लिए OROP आता है, जब उनके लिए आरक्षण की बात होती है, तो ये मुंह फेर के बदल जाते हैं। अब जब कभी आपसे कोई वोट मांगने के लिए आए, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे कंसाना जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, तो उनसे एक बार पूछिए कि आपके लिए जब हमारे बच्चे आपके पास आरक्षण के लिए गए थे, जो बहुत ही इज्जत की बात होती है, तो आपने क्या किया था। ऐसे बहुत सारे काम हैं। मैं आपसे गुर्जर दिनेश जी के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। कमलनाथ जी की सरकार के अंदर ये जितने भी आपाधापी हो रहे हैं, जितने भी घोटाले हो रहे हैं, अभी हमारे ऊपर 3.37 लाख करोड़ का कर्ज है, और इसको अगर कोई दूर कर सकता है तो आने वाली सरकार कमलनाथ जी, वरना हमारी सरकार चरमरा के टूट जाएगी। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, इस बार इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करिए, खुद जाइए और अपने साथियों के साथ में वोट दिलाइए। और इस तरह हमारे दिनेश गुर्जर जो युवा भी हैं, जिसके अंदर काम करने की बहुत क्षमता है, और जो प्रदेश को एक बहुत अच्छा MLA और एक बहुत अच्छा मंत्री दे सकता है, उनको ज़रूर जिताइए, ज़रूर जिताइए। ये मेरा आपसे निवेदन है। आप इनके जीतने के बाद में फिर आऊँगा आपको धन्यवाद देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। क्या मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के रोजे फर्ज हैं, लेकिन 17 तारीख को निफली रोजा रख लें, खाना ना खाएं, पानी ना पिए, लेकिन हमारे भाई दिनेश गुर्जर जी को हाथ के पंजे पर बटन दबा के भेजा बनाएं। मुझे भली बात मालूम है, आज से मेरा संबंध नहीं, मेरा संबंध दिनेश भाई से 1996 से है। मुझे भरोसा है कि इस क्षेत्र के विधायक बनकर सारे के सारे विधायक रोड पर चल के जाएंगे और कमलनाथ जी के लाड़ में फूलों पर चल के जाएंगे। मुझे भरोसा है इनकी मौका दे रहे भोपाल के अंदर। मुझे भरोसा इस बात का भी है कि जो हमारे काम छूट गए हैं वो भी पूरा कराएंगे। रुस्तम सिंह जी एक बात कहते हैं कि हमने मुसलमानों को कब्रिस्तान दिया। अरे जिंदा में कुछ दे देते, हमें कम्युनिटी हॉल दे देते, कि मरने के बाद हमें कब्रिस्तान दिया। साथियों, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना है, मुझे अफगानिस्तान नहीं जाना है। मरने के बाद अगर जाना है तो मुरैना कब्रिस्तान में जाना है। हमें कब्रिस्तान की जरूरत नहीं थी। आज हमें अपने जगह एक कम्युनिटी हॉल देते, हम न बैठते, लेकिन बीजेपी ने
सिंह सिकरवार जी। हमारे भावभद्र नेता अब राज्य में कारनामी भेष बदल कर आया था, वो जीत गए। अगर वो आपके वोटों को ले गए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर होगी। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि मुरैना विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे भाई दिनेश गुर्जर जी को, आपने इन दोनों को दो बार देखा है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर पैर छूकर निवेदन है कि इस बार एक बार हमारे किसान नेता आदरणीय